हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का सेट हम लोग चलाने वाले हैं, जिसमें अभी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जिसमें आपका कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, कुछ आपका 1 मार्क्स 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा कोशिश कीजिएगा उसको समझने का, क्योंकि वो आपका 2 मार्क्स में भी काम आ सकता है, हो ना हो कहीं लॉन्ग क्वेश्चन में भी घुमा फिरा के आपको दे सकता है। ठीक है, तो एक साथ में हम लोग दोनों चीज़ देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और इसमें जो न्यूमेरिकल आएगा वो आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपका काम आ जाएगा। ठीक है, और जैसा कि अभी आपका बोर्ड एग्जाम्स है आपका 2024 में, तो अप्रॉक्स 1 फरवरी या 2 फरवरी से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो वो एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश कीजिएगा जितना वीडियो अभी चलाया जा रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए उसको कंप्लीट करने के लिए, अगर आप सारा वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, 16 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार 16 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या बोला गया आपको कि 16 ओम का प्रतिरोध है आपके पास में। ठीक है, 16 ओम का प्रतिरोध है जो समरूप तार। तो देखिए आपके पास हम लोग क्या करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल होगा, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ये आपके पास एक तार है जो 16 ओम का है और इसको 4 बराबर भाग में काटना है। मतलब ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, अलग अलग भाग में बांट दिए हैं। अब सबको क्या बोला है, काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। मतलब ऊपर 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है। समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब इस तरह से जोड़ना होता है, एक दूसरे के ऊपर नीचे। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/rp 1/r1, मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इस तरह से रहेगा। तो इसको अगर सॉल्व किया है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, डेट मीन्स 4/4, तो ये हो जाएगा 1। तो 1/rp का वैल्यू हो जाएगा 1, डेट मीन्स पैरेलल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। तो आपके पास ऑप्शन होगा 1R, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहला का आंसर 1R आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, 2 नंबर क्वेश्चन आपके पास। देखिए बोला गया धातु के एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% की कमी की जाती है। धातु का कोई तार है, उसको खींचा गया है और खींचकर उसके त्रिज्या में 1% का कमी कर दिया गया है। इसका त्रिज्या में क्या किया गया है, 1% का कमी कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग त्रिज्या से ही क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, धातु का कोई तार है। तो मान लीजिए ये आपके पास एक तार है, ये धातु का कोई तार है जिसका लंबाई मान लीजिए फिलहाल L है। इसका त्रिज्या जो है पहले R है आपका, या R1 हम लोग कह सकते हैं, और बाद में इसको खींच करके इसका त्रिज्या में 1% की कमी किया गया। मतलब लंबाई बढ़ रहा होगा, कितना बढ़ रहा है वो नहीं पता, लेकिन त्रिज्या में क्या कर रहा है, 1% का कमी कर रहा है। जो त्रिज्या है, त्रिज्या में कमी हो रहा है, कितना, 1% का कमी हो रहा है त्रिज्या में। ठीक है, तो पहले अगर बात करें इधर हम लोग प्रतिरोध का बात करें तो R इक्वल टू होता है ρL/A। तो R1 का बात करें तो जाएगा ρL1/A1। अब बात आया कि रो का वैल्यू हम लोग क्यों नहीं चेंज किए हैं, तो रो का वैल्यू इसलिए चेंज नहीं किए हैं क्योंकि मटेरियल सेम है, और अगर मटेरियल सेम है आपका तो प्रतिरोधकता कम नहीं होगा। अब मान लीजिए अगर ऐसा हम लोग निकाल दे रेशियो,
R2/R1 अगर हम लोग कर दें तो R2 का वैल्यू हो जाएगा रो L2/A2 और बाय R1 का बात करें रो L1/A1। तो देखो रो आपका कैंसिल हो गया, A1 चला गया ऊपर और A2 बच गया नीचे, और साथ में बात करें यहाँ से L2 का, यहाँ हो जाता है आपके पास L2/L1। तो आपके पास जो वैल्यू अभी फिलहाल निकल रहा है R1/R2 इक्वल टू निकल रहा है L2/L1 इंटू A1/A2। लेकिन वैल्यू ना तो आपका A के रूप में दिया है और ना ही आपका R के रूप में L के रूप में दिया हुआ है। आपको क्या किया है, त्रिज्या में कमी किया है, मतलब त्रिज्या का वैल्यू दिया गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे पहले त्रिज्या के रूप में। तो त्रिज्या के रूप में हम लोग किस प्रकार से चेंज करेंगे, देखिए अभी हम लोग जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है πr², है ना। तो आपके पास अगर बात करें R1/R2 का बात करें हम लोग तो पाई, देखिए आपके पास L2/L1, अच्छा एक मिनट, ये L2/L1 करना है, तो L2/L1 करना है और साथ में क्या है एरिया 1/एरिया 2। तो एरिया 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे πr² लेंगे, तो इसको लिख देते हैं πr1 का स्क्वायर और दूसरा लिख देते हैं πr2 का स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग। क्लियर है, इतना लिख सकते हैं हम लोग। देखिए पाई आपका हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया अभी R1/R2 इक्वल टू बच गया स्मॉल r1/r2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और साथ में आपके पास क्या बच गया L2/L1 बच गया। अभी भी आपके पास लेंथ नहीं दिया गया है, अभी भी आपके पास लेंथ नहीं दिया गया है, उसको आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो लेंथ को कैसे हटाएं हम यहाँ से, तो देखिए अगर हम लोग त्रिज्या को बढ़ाएंगे, त्रिज्या को कमी करेंगे तो जाहिर सी बात है लंबाई में वृद्धि होगा। मटेरियल आपका सेम है, मटेरियल सेम है मतलब क्या होगा कि आयतन सेम होगा। तो आयतन को लेकर के हम लोग काम करेंगे, हम लोग ऐसा कुछ कह सकते हैं, देखो क्या, चूंकि आयतन बराबर क्या होता है A इंटू एल, एरिया इंटू एल, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं A1L1 इक्वल टू A2L2। मतलब क्या हो गया एरिया गुना लंबाई बराबर वॉल्यूम, एरिया गुना लंबाई बराबर वॉल्यूम। ये पहले का वॉल्यूम ये बाद का वॉल्यूम दोनों तो सेम होगा ना। अब देखिए यहाँ पर हमको हटाना क्या है, L1 और L2 को हटाना है। तो L2/L1 है, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल जाएगा। देखिए जगह कमी ने कहा हम इसको उठा रहे हैं, यहाँ से हम L2/L1 अगर इससे बनाना चाहेंगे, ले आते हैं यहाँ पर हम लोग, तो L2/L1 अगर लिखे हम लोग तो इसको क्या लिखेंगे L2/L1 इधर, तो यहाँ A1 था, A2 कहाँ आ जाएगा नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा A1/A2। मतलब जहाँ आपके पास L2/L1 है वहाँ हम लोग A1/A2 लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं अतः देखिए इसको छापते जाइएगा आप लोग बाद में। देखिए यहाँ आपके पास था R1/R2 इक्वल टू आपके पास क्या था स्मॉल r1/r2 का होल स्क्वायर, स्मॉल r1/r2 का होल स्क्वायर और इनटू क्या था L2/L1। तो L2/L1 जो है क्या लिखेंगे A1/A2 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। A1/A2 हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, ये है A1 और ये है आपका A2 और यहाँ है R1/R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए R1/R2 का होल स्क्वायर तो है आपके पास पहले से, एरिया को फिर लिख देंगे πr1 का स्क्वायर और नीचे फिर लिखेंगे πr2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी एक मिनट, πr1 का स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे हम लोग, पाई r1 का स्क्वायर नीचे लिखेंगे पाई r2 का स्क्वायर, पाई फिर कैंसिल हो गया। अब देखिए R1/R2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी R1/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या हो गया R1/R2 का पावर होल स्क्वायर ने अब कितना हो गया 4, क्योंकि 2 पावर यहाँ पर था और 2 पावर यहाँ भी था, कुल मिला कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए पूरा का पूरा वैल्यू रेडियस के टर्म में आ गया है आपका।
पूरा वैल्यू आपका किस रूप में आ गया, रेडियस के टर्म में आ गया है। अब हम लोग रेडियस को सोचेंगे और आंसर निकालेंगे। रेडियस को क्या सोचेंगे, तो पहला r1 का वैल्यू तो r होगा, लेकिन r2 का वैल्यू कितना होगा, r माइनस r का 1% यानी 1/100, क्योंकि क्या है r2 क्या है, बाद में 1% का कमी किया गया है। तो कमी मतलब पहले r है, r में से 1% का कमी, तो 1% कैसे निकालेंगे, r गुना 1/100, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा 100 माइनस r, तो 99 r/100 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा r2 का मान, और r1 का मान हम लोग r यूज करेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, r1 के जगह हम लोग r लगाएंगे और r2 की जगह लिखेंगे 99/100, और यहाँ है r, अब पूरा का पावर है 4। तो देखो ये r कैंसिल, 100 चला जाएगा ऊपर, तो 100 का पावर 4 और नीचे आ जाएगा 99, इसका भी पावर क्या हो जाएगा 4। तो देखो अब आपके पास क्या हो गया, 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 अब बटे 99 गुना 99 गुना 99 गुना 99, ये बच गया आपके पास में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो जब 99 से हम लोग भागा देंगे तो लगभग 1 आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ भी 1 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ भी 1 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ भी 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, इन सबको अगर गुना किया जाए तो क्या आएगा आपके पास रिजल्ट, 100/99 इंटू 100/99 इंटू 100/99 इंटू 100/99, और ये क्या है आपके पास R2/R1 का वैल्यू है। तो R2 का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो R1 गुना 1.041 आ जाएगा। ये वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1.041, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास R2 निकल जाएगा, R2 बराबर कितना, R1 गुना इतना निकल जाएगा। अब चेंज देखेंगे कितना हुआ, डेल्टा R का बात करें तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। अब R2 का बात करेंगे, R2 का वैल्यू कितना है आपके पास में, तो 1.041 है एक प्रकार से। अब माइनस कर देंगे 1 R, तो इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 0.041 R बच जाएगा। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.1 R% हो जाएगा, जो लगभग 4% है। और 4% वाला आंसर आपका कौन सा है, वैल्यू आपके पास 4% ज़्यादा हो रहा है, तो 4% ज़्यादा का मतलब हो गया 4% का वृद्धि हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो R2 का वैल्यू जो है पहले वाला का वैल्यू का कितना हो गया, 4% ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, तांबे के एक तार के खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका सेम क्वेश्चन है जो पहले था आपका। ठीक है, वहाँ क्या था 1% का आपको किया गया था कमी त्रिज्या में, यहाँ क्या किया इसमें 1% का वृद्धि कर दिया गया है। ठीक है, तो वृद्धि करने के बाद क्या चेंजिंग आएगा इसको आप खुद। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए तो प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा। ठीक है, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2% वृद्धि। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2% का वृद्धि होगा। जो क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे सेम वही क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे सारा चीज़ वही है, उसी टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा बनाने का, हम लोग इसको नहीं बनेगा तो अगले क्लास में आपको हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करना चाहते हैं। प्रोसेस सेम था आपका, सेम तरीका से बनेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो फिर हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, 4 नंबर क्वेश्चन है आपके पास।
दो सेलों में जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 है। दो सेल हैं जिनका विद्युत वाहक बल क्या है आपका E1 है और E2 है, ठीक है। तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया तो इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। समांतर क्रम में जब इसको जोड़ा जाएगा तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये आपको निकालना है इसका, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्लियर। देखिए अभी क्या है, आपके पास सेल का दो कंडीशन होता है जोड़ने का, एक होता है श्रेणी क्रम में जोड़ने का, एक होता है समांतर क्रम में जोड़ने का। श्रेणी क्रम में कोई बड़ा बात नहीं है, अगर आपके पास इस तरह से सेल दिया हुआ है तो जितना है, अगर 4-4 वोल्ट का है तो सीधे कर दीजिए 4 + 4 + 4 आपका हो जाएगा कितना, 12 वोल्ट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ बात है समांतर क्रम का। आपके पास दो गो सेल है, दोनों को जोड़ा गया है समांतर क्रम में, इस तरह से जोड़ा गया है, ठीक है। एक का EMF E1 है, दूसरा का EMF E2 है, एक का प्रतिरोध R1 है, दूसरा का R2 है। बोला गया क्या, समतुल्य विद्युत वाहक बल EMF कितना होगा। तो यहाँ फॉर्मूला याद रखना है आपको, E1 R2 + E2 R1 बाय R1 + R2। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। पहला का EMF दूसरा का रेजिस्टेंस, दूसरा का EMF पहला का रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है बाय टोटल रेजिस्टेंस, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब दो सेल को एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तब। श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर ये श्रेणी क्रम रहता है E1 E2 E3 तो सीधा हम लोग क्या करते, जोड़ करके निकाल देते, E1 + E2 + E3 कर देते, निकल जाता है आपका आंसर। लेकिन समांतर में ऐसा नहीं करना है, समांतर में जो प्रोसेस बताएं आपको, ये प्रोसेस से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। पांच नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके पास में। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का कोड कितना होता है, ठीक है। अब अगर लाल रंग का बात करेंगे, आपके पास तो बहुत सारा कलर है, टोटल 10 कोडिंग हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्लैक, फिर ब्राउन, तो बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ से हम लोग सारा का कोडिंग करते हैं। क्या क्या करते हैं हम लोग, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। जो फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं और इससे पहले नहीं देखे हैं, ये कोडिंग को लिख लीजिएगा। B4 होता है ब्लैक, फिर B4 होता है ब्राउन, R4 होता है रेड, O4 होता है ऑरेंज, Y4 होता है येलो, ग्रेट से बन जाता है आपका ग्रीन, ब्रिटेन से बन जाएगा ब्लू, और वेरी से बन जाएगा वायलेट, और गुड से बन जाएगा ग्रे, और वाइफ से बन जाएगा वाइट, ठीक है। और कोडिंग बस स्टार्ट करेगा जीरो से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 इस तरह से चलेगा। तो आपको सारा कोडिंग एक लाइन से याद रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए हम लोग के पास रेड है, तो 0 1 2, रेड का कोड कितना है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या है, आंसर 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, पढ़े होंगे आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या मापते हैं, प्रतिरोध मापते हैं। अब बात आ गया प्रतिरोध तो मापते हैं, तो किस तरह का प्रतिरोध मापेंगे हम लोग, तो इससे दोनों तरह का प्रतिरोध हम लोग माप सकते हैं, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध। दैट मीन्स आपको हम लोग कह सकते हैं कि निम्न प्रतिरोध एवं उच्च प्रतिरोध के मापन के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। वैसे तो होता है निम्न होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में है आपके पास बड़ा, छोटा, बहुत छोटा। तो निम्न का मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बहुत छोटा।
तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुत छोटा। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आदर्श एमीटर है, अगर आइडियल एमीटर है, तो आइडियल एमीटर में जो आपका प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। आइडियल एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और एमीटर के बारे में जनरली बोलेंगे तो बहुत कम होता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है। वोल्ट मीटर में अगर बात करें, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, अनंत के अनंत होता है, और जनरली क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। यदि विभव मापी की तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो संतुलन बिंदु क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर विभव मापी के तार के लंबाई को बढ़ा देंगे तो संतुलन बिंदु भी चेंजिंग आएगा, क्या होगा, उसी के हिसाब से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो संतुलन बिंदु भी इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कम लंबाई पर, उसी लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, तो अधिक लंबाई पर हो जाएगा। इसका संतुलन बिंदु क्या हो जाएगा, अपने वास्तविक से अधिक लंबाई पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग देखिए, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का पहला नियम क्या बोलता है, करंट लॉ है। वो बोलता है क्या, अगर कोई विद्युत परिपथ है तो उसके किसी भी बिंदु पर आने वाले जाने वाले सभी करंट जो होते हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर शून्य, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी शून्य। याद रखिएगा कि किसी भी विद्युतीय परिपथ में किसी अगर जंक्शन का बात करें हम लोग, तो जंक्शन पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे बीजगणितीय योग जो शून्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है। विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। देखिए, लंबाई को बढ़ाते हैं तो इसका संतुलन बिंदु बढ़ेगा। जितना लंबाई बढ़ाएंगे इसका सेंसिटिविटी उतना ही बढ़ेगा, मतलब इसके लंबाई को बढ़ाया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है इसके तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद को बढ़ाना, इसके तार में धारा को बढ़ाना, इसके तार में धारा को बढ़ाना, अच्छा दोनों ऑप्शन, अच्छा घटाना बढ़ाना, और इसके तार की लंबाई को बढ़ाना। तो इसके तार की लंबाई को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसके तार की लंबाई को बढ़ाने से इसकी सुग्राहिता बढ़ जाएगी, ठीक है, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। किरचॉफ का संधि का नियम। देखिए, संधि का नियम कहने का मतलब है वही पहला नियम। पहला नियम को हम लोग पॉइंट का बिंदु नियम बोलते हैं। बिंदु नियम के अनुसार क्या होता है, किसी बिंदु पर आने वाले सभी करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है, और आने वाले सभी करंट और जाने वाले सभी करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब टोटल करंट यहाँ पर शून्य होता है। और इसका परिमाण क्या होता है, संरक्षण का सिद्धांत, मतलब संरक्षण प्रिंसिपल को अगर बताने के लिए बोल रहा है तो जब ऐसा बात होता है, चूंकि आवेश जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो बोला यह किस राशि के संरक्षण के परिणाम को दर्शाएगा, तो आवेश का। बोला किरचॉफ का संधि नियम किस राशि के संरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है, तो वो हो जाएगा क्या, आवेश संरक्षण का हो जाएगा। पहला नियम आवेश का होता है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का होता है, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। वही क्वेश्चन आ गया, वैद्युत संबंधी किरचॉफ का नियम जो है नियम संबंध रखता है। तो देखो, द्वितीयक नियम बोला है। द्वितीय नियम किससे संबंध रखेगा, अभी बोले पहला नियम आवेश संरक्षण से, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण से। तो आपके पास ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण से संबंध रखता है आपका क्या, द्वितीय नियम, और पहला नियम क्या होता है, आवेश संरक्षण से आपका संबंध रखता है। क्लियर। चलते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर आपका। बोला गया है क्या, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, जगह चाहिए हम लोगों को। देखिए क्या बोला गया है कि R समान प्रतिरोध वाले तार को N बराबर भागों में काटकर उन्हें समांतर में जोड़ दिया जाता है। वही क्वेश्चन जो पहले आया था, आपके पास क्या था, समान प्रतिरोध वाला कोई तार है R है जिसको N बराबर भाग में बांटना है। ये आपका तार है,
इसका प्रतिरोध R है और ये n भाग में बांटना है, तो एक भाग कितना होगा R/n, ये भी होगा R/n, ये भी होगा R/n, सारा भाग कितना होगा R/n हो जाएगा। जितना प्रतिरोध है वो क्या होगा n भागों में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। अब इसको समांतर क्रम में जोड़ना है तो 1/Rp, उसके बाद क्या करना है, इसको समांतर में जोड़ देना है। तो 1/Rp, तो 1/R1, R2, R3, R3, तो 1/R1 ऐसे लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला, ऐसे होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे चलते रहता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/R1, R1 की जगह क्या लिखेंगे R/n, ठीक है, प्लस 1/R2 क्या लिखेंगे R/n, प्लस 1/R3 क्या लिखेंगे R/n, और ऐसे चलते रहेगा। कब तक चलेगा 1/R/n, कब तक चलेगा nth टर्म तक चलेगा ये, क्योंकि n भाग में इसको बांटा गया था। क्लियर। अब देखो इसको एक स्टेप हम लोग चेंज करें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है n/r प्लस n/r प्लस n/r, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं n/r, ये कहाँ तक जाएगा nth टर्म तक जाएगा। अब ध्यान से देखो, इससे n अगर कॉमन निकाल दे, n/r को कॉमन निकाल दे तो बच जाएगा 1 + 1 + 1, ये कहाँ तक हो जाएगा 1, कहाँ तक हो जाएगा nth तक हो जाएगा। n पद को जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो टर्म निकलेगा वो n ही निकला। जैसे कि n को अगर 4 बार बोलेंगे तो 4 निकलेगा, n को 5 बार जोड़ेंगे तो 5 निकलेगा। तो 1 को अगर 2 बार जोड़ेंगे तो 2 होगा, 1 को अगर 4 बार जोड़ेंगे तो 4 होगा, अगर 1 को 8 बार जोड़े तो 8 होगा, लेकिन 1 को कितना बार जोड़ रहे हैं n बार जोड़ रहे हैं तो ये n हो जाएगा। अब देखो आपके पास क्या निकल गया n² r निकल गया। तो अभी आपके पास है क्या 1/Rp इक्वल टू है n²/r, तो Rp बराबर क्या हो जाएगा R/n²। तो देखो कोई ऑप्शन होगा R/n², ऑप्शन नंबर 1 ही आपके पास है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 R/n² आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबको पता है ऊर्जा का मात्रक होता है, किसका होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है 15 नंबर में, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आया था क्वेश्चन। अभी धारा वाला नियम का मतलब या पहला नियम, तो पहला नियम क्या था आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर था। तो यहाँ आपका 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आवेश संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत का ये क्या करता है पालन करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज़ वीडियो समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपका उसका सॉल्यूशन आगे क्लास में करवा देंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन को हमने छोड़ा है आपके लिए, उसे बना लीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो हम अगले क्लास में बताएंगे। और चलिए बने या ना बने मैं उसका सॉल्यूशन आपको अगले क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दिए ताकि उन्हें भी इस तरह की सुविधा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।